नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी, हमारा स्पेशल शो जो हर रोज लाते हैं अपने व्यूअर्स के लिए ताकि उनकी हेल्प कर सके, उनके पोर्टफोलियो प्लानिंग को बेहतर बनाने में, उनके फाइनेंशियल गोल्स को पूरा करने में। हमारे एक्सपर्ट्स देते हैं एडवाइस। कोई भी सवाल आपके पास है, आप योर मनी में आकर अपने सवालों पर हमारे एक्सपर्ट्स की एडवाइस ले सकते हैं और व्हाट्सएप, ईमेल या सोशल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। नोट कीजिए तरीका कैसे शामिल हो सकते हैं शो में। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 7045220000 पर अपने सवाल भेज सकते हैं। इसके अलावा आप ईमेल कर सकते हैं yourmoney@nwt.com पर। साथ ही फेसबुक और ट्विटर पर ये शो लाइव जा रहा है और आप अपने क्वेश्चंस पोस्ट भी कर सकते हैं और ये शो लाइव भी देख सकते हैं। आप देख रहे हैं योर मनी और शो में शामिल होने का तरीका आपकी स्क्रीन पर। और आज आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए ऑप्टियो मनी मैनेजर्स के एमडी पंकज मटपाल हमारे साथ मौजूद रहेंगे। सवाल जवाबों का सिलसिला शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले सोमवार को आए डिटेल महंगाई दर के आंकड़ों ने एक और रेपो रेट कटौती की उम्मीद जगा दी है। हमारे हाल ही में शुरू हुए खास शो द आवाज म्यूचुअल फंड शो में हमारे मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में एक्सिस एएमसी के फिक्स्ड इनकम हेड देवांग शाह ने कहा आरबीआई अब कम से कम एक बार दरें और घटा सकता है। आरबीआई का फोकस देश में ग्रोथ को बढ़ावा देने का है। अब इस करंट एनवायरनमेंट में बात करते हैं इंडियन डेट फंड्स की। और सबसे पहले तो ये समझें कि जो इन्फ्लेशन है या जो ग्लोबल बॉन्ड यील्ड्स हैं जिनकी हम लगातार चर्चा करते हैं, ये फैक्टर्स कैसे इस समय इंडियन डेट फंड्स के रिटर्न्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। इस समय डेट फंड्स में अगर आप इस करंट एनवायरनमेंट में पैसा लगा रहे हैं तो किस तरीके का रिटर्न एक्सपेक्ट करें? जैसे आपने बोला कि जनरली डेट फंड्स के जो डायरेक्शन रिटर्न्स का जो एक्सपेक्टेशन आता है वो 2 या 3 चीज पे इम्पैक्ट करते हैं। एक तो पहले कि इंटरेस्ट रेट की डायरेक्शन कैसी है। अभी अगर आपने लास्ट पॉलिसी देखी हो तो गवर्नर साहब ने क्लियरली एक्सप्लेन किया गया है कि ग्रोथ और इन्फ्लेशन दोनों डायनामिक्स नीचे दिख रहे हैं। अगर हम 1 साल आगे का ग्रोथ प्रोजेक्शन करेंगे और हम 1 साल आगे का इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन करेंगे, हमारी अंडरस्टैंडिंग ऐसी है कि जो जून पॉलिसी में आरबीआई को दिख रहा था कि थोड़ी अनसर्टेनिटी दिख रही थी ग्रोथ के बारे में, थोड़ी इन्फ्लेशन में अपसाइड दिख रही थी, जीएसटी कट्स के बाद इन्फ्लेशन का जो अभी प्रोजेक्शन है 1 साल बाद का, वो 40 से 50 बेसिस नीचे है। FY27 का इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन जो पहले 5% के आसपास था, अभी 4-4.5 के बीच में है। सेकेंडली ग्रोथ, बिकॉज टैरिफ रेट अभी भी इंडिया पे हायर है और टैरिफ अनसर्टेनिटी के हिसाब से आई थिंक थोड़ा सा इंडिया के ग्रोथ पे मार हो सकता है। वो ग्रोथ का प्रोजेक्शन जो पहले 6.5 के ऊपर था, अभी हमारे हिसाब से FY27 का ग्रोथ प्रोजेक्शन 6-6.25 के बीच में रहेगा। इसके हिसाब से इन्फ्लेशन ग्रोथ डायनामिक्स के हिसाब से हमारी संभावना, हमारा व्यू ऐसा है कि यहां से 50 बेसिस का रेट कट हो सकता है बिटवीन दिसंबर एंड फरवरी पॉलिसी। हमारी व्यू है दिसंबर पॉलिसी में 25 बेसिस का रेट कट होगा और फेब पॉलिसी में अगर ये टैरिफ रेट कंटिन्यू रहा, अगर 50% पे जो अभी चल रहा है इंडिया पे, अगर वो कंटिन्यू रहा सो और एक रेट कट की संभावना है। पैरेलली ग्लोबली ऑल्सो फेड ने एक डायरेक्शन दे दिया है बिकॉज वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट डेटा काफी कमजोर दिख रहा है और ग्रोथ इन्फ्लेशन डायनामिक्स भी थोड़े, जो यूएस के डेटा है वो भी मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स थोड़े वीक दिखाई दे रहे हैं, स्पेसिफिकली एम्प्लॉयमेंट और ग्रोथ। उसके हिसाब से हमें लग रहा है कि ग्लोबल रेट्स भी थोड़े नीचे जा सकते हैं। फेड रेट कट्स अराउंड 2 या 3 फेड रेट कट्स डिलीवर हो सकते हैं अगले 6 महीने में। सो फॉर बॉन्ड मार्केट्स पर्सपेक्टिव, लोकल सेंट्रल बैंकर रेट कट्स और फेड रेट कट्स दोनों काम कर सकते हैं, जिससे फंड्स में थोड़ी कैपिटल गेन्स और थोड़े अच्छे रिटर्न की संभावना हो सकती है। और पंकज मटपाल हमारे साथ बने हुए हैं और अब सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करते हैं। नितिन नागपुर से पहले व्यूअर हमारे साथ कनेक्टेड भी हैं सवाल पूछने के लिए। नितिन जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? जी नमस्कार जी मैम। नमस्ते, पूछिए अपना क्वेश्चन।
हाँ जी, ये मैंने अपना पोर्टफोलियो रिव्यू के लिए भेजा है, तो उसमें मुझे ये जानना है कि लॉन्ग टर्म के लिए, रिटायरमेंट के लिए पोर्टफोलियो मैंने बिल्ड किया है, तो पोर्टफोलियो ठीक है, इसमें कुछ चेंजेस करने हैं, और जो मेरा लॉन्ग टर्म मैच्योरिटी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्या वो पॉसिबल है मेरे करंट पोर्टफोलियो से और 10% SIP अमाउंट से? ओके, तो आपने बताया 49 साल की आपकी उम्र है, 32,000 की सिप चल रही है, पोर्टफोलियो की वैल्यू 60 लाख है और 11 साल में 3.5 से 4 करोड़ का लक्ष्य है। 10% सालाना स्टेप अप करेंगे। इस स्ट्रैटेजी के साथ का लक्ष्य पूरा होगा या फिर नहीं? पोर्टफोलियो इनका मैं बता देती हूँ। निपॉन इंडिया मल्टी कैप 7,000 रुपये महीना, ICICI प्रू वैल्यू डिस्कवरी में 6,000, ICICI प्रू US ब्लू चिप इक्विटी में 5,000, HDFC लार्ज मिड कैप में 5,000 और कोटक इमर्जिंग इक्विटी में 5,000 है। साथ ही SBI ब्लू चिप में 4,000 ही डिप्लॉय कर रहे हैं। इसके अलावा PPF, EPF और साथ ही NPS FD में भी 1.25 करोड़ के आसपास की इनकी इन्वेस्टमेंट्स हैं। टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस भी इन्होंने लिया हुआ है। तो बाकी सब इन्वेस्टमेंट प्लानिंग तो सटीक है, बट इनके गोल पर, इनकी इन्वेस्टमेंट्स पर, पोर्टफोलियो पर पंकज जी क्या राय है आपकी? दीपाली जी नमस्कार। देखिए, अच्छा पोर्टफोलियो है नितिन जी, जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है सभी स्कीम्स अच्छी हैं। यहाँ पर तो कोई बदलाव की जरूरत नहीं है। जहाँ तक टारगेट का सवाल है, वो भी बता दूं आपको कि अगर हम 12% की कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ मानकर चलें और कैलकुलेट करें, तो जो टोटल अभी तक 60 लाख रुपीस आपके पास है म्यूचुअल फंड्स में और साथ ही डायरेक्ट इक्विटी में, टोटल पर हम 12% का CAGR मानकर चलते हैं, तो आप करीब करीब 2.93 करोड़ रुपीस इकट्ठा कर पाएंगे 11 ईयर्स में। उसके अलावा आपका जो कंट्रीब्यूशन है, जो टोटल अभी तक का कॉर्पस है, EPF, PPF, VPF और साथ में NPS FD जो आप बता रहे हैं, उसकी अगर हम देखें, क्योंकि 1 करोड़ 20 लाख आपने बताया कि अभी तक है, उस पर यदि हम एक 7% की भी ग्रोथ मानकर चलें, क्योंकि आने वाले समय में शायद इंटरेस्ट रेट और कम हो, तो 7% की एवरेज रेट से हम कैलकुलेट करें तो भी करीब 2 करोड़ 53 लाख रुपया बन सकता है। तो कुल मिलाकर 11 साल में अगर हम देखें तो 5.56 करोड़ रुपया आप इकट्ठा कर पाएंगे। तो आपका टारगेट था, आपने कहा कि 3.5-4 करोड़ रुपए, उससे अधिक की उम्मीद आप रख सकते हैं। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि लॉन्ग टर्म में पैसे की वैल्यू कम होती रहती है, तो इसके लिए ऐसा नहीं है कि अगर आप ज्यादा पैसे इकट्ठा कर पा रहे हैं तो आपको कम करना है, बिल्कुल ये सही है, बल्कि इससे ज्यादा हो सकता है, क्योंकि ये जो मैंने वैल्यू कैलकुलेट की है, इसमें जो आगे आप कंट्रीब्यूट करेंगे EPF में, जो मैंडेटरी कंट्रीब्यूशन है आपकी सैलरी से, वो भी होता रहेगा, तो शायद आप इससे भी और अधिक पैसा बना पाएंगे। तो एक राय आपके लिए मेरी है, हालांकि फंड सभी अच्छे हैं, लेकिन आपका जो कंट्रीब्यूशन है वो इक्विटी में कम है और ये जो डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसमें ज्यादा है, और 11 साल का वक्त है आपके पास, जो एक अच्छा समय माना जा सकता है। तो मेरे हिसाब से यदि इन्फ्लेशन को बीट करना है, लॉन्ग टर्म में अधिक वेल्थ क्रिएट करनी है, तो आप डेट से निकलकर थोड़ा सा, यानी कि जो इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, फिक्स डिपॉजिट या फिर PPF एटसेट्रा, EPF में तो खैर आप कुछ कर नहीं सकते, जो कंट्रीब्यूशन है वो मैंडेटरी जाता रहेगा, बट PPF में कम कर सकते हैं, FD में कम कर सकते हैं, और NPS में भी क्योंकि चॉइस होती है, उसमें भी मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन EPF में इक्विटी में रख सकते हैं, ताकि आप लॉन्ग टर्म में और अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकें। आप सही राह पर हैं और अच्छा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, थोड़ा इक्विटी में भी एलोकेशन बढ़ाया जाए। ओके, तो पोर्टफोलियो आपका सही है, फंड चॉइसेस बेहतर हैं, और इनफैक्ट आप बात कर रहे हैं 3.5-4 करोड़ की, आप लगभग मान के चलें 6 करोड़ की राशि इकट्ठा कर लेंगे। स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए लंबी अवधि में, वो बताइए आपको पंकज जी ने। बात करते हैं अब अगले व्यूअर से। कमलेश कुमार बिहार से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। कमलेश जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? जी मैम, पोर्टफोलियो ओवरलैप चेक करना था, और ये रिटायरमेंट प्लान है, जो फंड सही है या नहीं। ओके, पूछ लेते हैं, रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए आपने पोर्टफोलियो बनाया है, तो अभी आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं? 9,000 कमलेश जी? 9,000 की इनके मंथली सिप है, 72,000 पोर्टफोलियो की वैल्यू है, 20 साल में 1 करोड़ का लक्ष्य है। कौन से फंड्स हैं लंबी अवधि के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं? ये पोर्टफोलियो रिव्यू कराना चाहते हैं। ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप 1,000 रुपीज पर मंथ, ICICI प्रू निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में 1,000, HDFC मिड कैप में 1,000, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में 2,000 और पराग पर फ्लेक्सी कैप में 2,000, वहीं कोटक मल्टी कैप में 2,000 रुपए डिप्लॉय कर रहे हैं। बताइए क्या सजेशंस इनके लिए? देखिए कमलेश जी, पहली बात तो यह है कि जब आप 20 साल की बात कर रहे हैं तो 1 करोड़ का लक्ष्य काफी नहीं होगा। यदि हम बात करें कि आप 20 साल के बाद में 1 करोड़ रुपया चाहेंगे,
तो यदि 6% की महंगाई दर मानकर चले तो उसकी वैल्यू 20 साल के बाद करीब आज के 31 लाख के आसपास होगी। तो इसके लिए आपको टारगेट तो बढ़ाना होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, जो अभी 72-73 हज़ार रुपये आपके पास लमसम में है, 9,000 की SIP है, उससे आप करीब 90 लाख रुपया इकट्ठा कर पाएंगे। तो 10% का स्टेप अप करेंगे तो करीब 1 करोड़ रुपया हो जाएगा। लेकिन जैसा मैंने कहा कि उस वक्त पर 1 करोड़ रुपया जो होगा वो तो बिल्कुल भी काफ़ी नहीं होगा। तो इन्वेस्टमेंट 10% से तो स्टेप अप आप कर ही लीजिए, क्योंकि उतनी तो उम्मीद की जाती है कि साल दर साल इनकम बढ़ती है। पर उसके अलावा क्योंकि लॉन्ग टर्म की बात है, इनकम काफ़ी बढ़ेगी। जब जब इनकम बढ़े उसी रेशियो में आप इसे बढ़ाते जाइए तो आप और ज़्यादा पैसा इकट्ठा कर पाएंगे। दूसरी बात, जहाँ तक पोर्टफोलियो का सवाल है, स्कीम्स अच्छी हैं, लेकिन क्योंकि बात 20 साल की हो रही है तो मेरा सुझाव है कि ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड, जो कि एक लार्ज कैप फंड है, और साथ ही ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, जो कि एक लार्ज कैप पैसिव फंड है। और आप अभी कह रहे थे कि ओवरलैपिंग दिखनी है आपको, तो मेरे हिसाब से इन दोनों स्कीम में आप SIP रोक दीजिए। ओवरलैपिंग भी है, और दूसरी बात, लॉन्ग टर्म के हिसाब से मुझे लगता है एलोकेशन थोड़ा मिड कैप स्मॉल कैप में अधिक होना चाहिए। तो आप दोनों स्कीम में अपनी SIP बंद करके ICICI प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड में SIP शुरू कीजिए। तो ये 2,000 रुपये जो आपके बचेंगे यहाँ से, दो स्कीम बंद करके 2,000 की एक SIP शुरू करनी है आपको लार्ज एंड मिड कैप में। तो लार्ज कैप भी रहेगा, मिड कैप भी रहेगा, वो बेटर रहेगा। बाकी सभी स्कीम में आप SIP जारी रखिए। और जैसा मैंने कहा कि आपको टारगेट बढ़ाना है और इन्वेस्टमेंट को भी साथ साथ बढ़ाना है, ताकि वो टारगेट जो बड़ा आप लेंगे वो अचीव हो सके। ऑल द बेस्ट टू यू। ओके, चलिए, तो ये सलाह दी गई है आपके पोर्टफोलियो को लेकर, अकॉर्डिंगली आप स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। आपको थोड़े बदलाव करने हैं अपने पोर्टफोलियो में। ICICI प्रो ब्लू चिप, ICICI का निफ्टी 50 इंडेक्स फंड आप रोकिए यहाँ पर निवेश। नया फंड आप ले सकते हैं ICICI प्रो लार्ज मिड कैप, वहाँ पर 2,000 डाल सकते हैं। बाकी जो बचे फंड्स आपके पोर्टफोलियो में, जिसमें HDFC मिड कैप है, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप है, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, कोटक मल्टी कैप है, वहाँ पर अपने इन्वेस्टमेंट्स कंटिन्यू कर सकते हैं। 20 साल बाद आप जो रकम है वो लगभग इकट्ठा कर लेंगे 1 करोड़ के आसपास की। लेकिन कोशिश करें 10% स्टेप अप करने की, ताकि इन्फ्लेशन को भी आप कंसिडर कर सकें। अगला सवाल लेते हैं। पंकज बाजपेयी ने एक सवाल भेजा है हमारे साथ। सवाल पूछने के लिए वो नहीं है, उन्होंने ईमेल के थ्रू हमें सवाल भेजा है। इंटरेस्टिंग सवाल है इनका, और इनफैक्ट बाकी व्यूअर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंटरेस्टिंग सवाल है। सवाल इनका ये है, पंकज जी, म्यूचुअल फंड में स्विचिंग करने पर कितना एग्जिट लोड लगता है? लॉक इन पीरियड के बाद स्विच अगर करते हैं तो टैक्सेशन के नॉर्म्स क्या हैं? और स्विचिंग को नए निवेश की तरह माना जाता है या फिर नहीं? और 4-5 सवाल हैं। क्या हर फंड हाउस में स्विचिंग के नियम अलग अलग होते हैं या सेम? और क्या बार बार स्विचिंग करना सही है? तो 5 सवाल, पांचों सवाल में से एक एक करके बताइए। पंकज जी, क्या व्यू है आपका? पहले तो बताइए एग्जिट लोड के बारे में। दीपाली जी, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हालांकि स्विचिंग कोई नई चीज़ नहीं है। कई साल से इन्वेस्टर्स एक स्कीम से दूसरी स्कीम में स्विच करते हैं, या STP के जरिए निवेश करते हैं, तब भी वो एक डेट स्कीम में पैसा पार्क कर देते हैं, वहाँ से इक्विटी में स्विच होता है। लेकिन उसके बावजूद भी मैं देखता हूँ कि आज भी इन्वेस्टर्स को काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है। तो एक बिल्कुल सही सवाल हम क्लियर करेंगे एक एक करके। तो पहली बात जो आपने पूछा कि एग्जिट लोड को लेकर, देखिए जब स्विच करते हैं तो ऐसा है कि एक स्कीम, मान लीजिए कि आपने किसी एक AMC का एक इक्विटी फंड लिया है और वहां से अभी दूसरे इक्विटी फंड में आप स्विच कर रहे हैं, या फिर डेट से इक्विटी में स्विच कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, जिस स्कीम से आप निकल कर दूसरी स्कीम में जा रहे हैं वहां से आप रिडीम कर रहे हैं यूनिट्स को, और जिस स्कीम में अब आपकी यूनिट्स जाएंगी, जहां पर नया पैसा इन्वेस्ट होगा, वहां पर आप परचेज कर रहे हैं। तो हालांकि जब आप स्कीम को रिडीम करते हैं, उसको रिडीम करते हैं, तो पैसा आपके अकाउंट में आता है और फिर आप उसे यूज करते हैं या इन्वेस्ट करते हैं। जब स्विच करते हैं तो पैसा आपके बैंक अकाउंट में नहीं आता, जब आप सेम AMC में करते हैं। लेकिन ये बिल्कुल ऐसा ही है कि आपने रिडीम किया और फिर आपने नया इन्वेस्ट किया, और सभी कंपनी में सेम होगा, इसमें कोई अंतर नहीं होगा। ऐसा नहीं कि एक AMC का रूल अलग है, दूसरे का अलग होगा। आप अगर एक स्कीम से दूसरी स्कीम में स्विच कर रहे हैं सेम फंड हाउस की, तो इसका मतलब अकाउंट में पैसा नहीं आएगा, वो डायरेक्टली एक स्कीम से दूसरी स्कीम में जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए HDFC म्यूचुअल फंड की एक स्कीम में पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है और अब आप करना चाहते हैं ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड की स्कीम में, तो बेशक पैसे पहले आपके अकाउंट में आएंगे, बैंक अकाउंट में, और फिर उसे आप इन्वेस्ट करेंगे, वो अलग बात है। बट स्विच में वो अकाउंट में आने की बजाय डायरेक्टली एक स्कीम से दूसरी स्कीम में जाएंगे। दीपाली जी, मैं दूसरे सवाल में मुझे याद है, एक एक करके आप कहें तो मैं आंसर देता जाऊं उनके।
लॉक इन पीरियड के बाद स्विचिंग पर टैक्सेशन के नॉर्म्स क्या होते हैं वो जानना चाहते हैं। बिल्कुल, देखिए टैक्स का जहां तक सवाल है, अगेन जैसा मैंने कहा कि आप स्विच कर रहे हैं तो वो सेम है कि आप रिडीम कर रहे हैं यूनिट्स को, फिर आप परचेज कर रहे हैं। तो यहां पर डिपेंड करता है कि आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स एप्लीकेबल होगा आपके लिए या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स एप्लीकेबल होगा। उदाहरण के तौर पर आपने एक इक्विटी स्कीम से दूसरी इक्विटी स्कीम में स्विच किया है और हम जानते हैं आज की तारीख में इक्विटी स्कीम से यदि आप रिडीम करते हैं तो एक फाइनेंशियल मतलब पहली बात तो यह है कि 1 साल तक का जो होल्डिंग पीरियड है वो शॉर्ट टर्म है। 1 साल के बाद यदि आप स्विच करते हैं तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स उस पर एप्लीकेबल हो सकता है। अब कितना लगेगा? अगर 1 साल के अंदर आप कर रहे हैं तो जो भी गेन्स होंगे जब स्विच करेंगे तो आपका जो प्रिंसिपल है वो भी स्विच होगा, जो कैपिटल गेन्स हुए हैं वो भी स्विच हो रहा है। तो जो कैपिटल गेन्स का अमाउंट स्विच हो रहा है उसके ऊपर शॉर्ट टर्म की बात करें तो 20% के रेट से टैक्स एप्लीकेबल होगा, पर लॉन्ग टर्म की बात करें कि आपने इन्वेस्टमेंट किया था उसे 1 साल पूरा हो चुका था और इक्विटी स्कीम है तो उस केस में पहला जो 1,25,000 रुपए का गेन है उस पर कोई टैक्स नहीं है, पर उसके ऊपर का जो गेन्स है उसके ऊपर आपको 12.50% के रेट से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे करना होगा। लेकिन अब मान लीजिए आप स्विच कर रहे हैं डेट स्कीम से इक्विटी स्कीम में, तो वहां पर शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कुछ नहीं है। आपने कभी भी इन्वेस्ट किया हो, मान लीजिए आपने 6 महीने पहले किया, 1 साल पहले किया है और अब आप स्विच कर रहे हैं वहां से, तो वहां पर सीधा सीधा है कि आपके स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स एप्लीकेबल होगा। आपकी जो भी इनकम है यदि वो टैक्स के दायरे में नहीं आती है तो टैक्स नहीं लगेगा, टैक्स के दायरे में आती है तो आप किस परसेंटेज में आते हैं, 5%, 10% या 20-30%, उस हिसाब से टैक्स एप्लीकेबल हो जाएगा। तो इस तरह से यहां पर स्विचिंग पर टैक्स लगता है। ओके ओके। और बाकी आपने बताया ही नॉर्म्स के बारे में, अलग अलग म्यूचुअल फंड हाउसेस के नॉर्म्स अलग नहीं होते हैं, मोर और लेस सेम ही रहते हैं, राइट पंकज जी? बिल्कुल सेम रहते हैं, इसमें कोई अंतर नहीं है। दूसरी बात, एक एग्जिट लोड को लेकर सवाल आपने पूछा था शुरू में, वो मैं क्लियर कर दूं। देखिए यदि मान लीजिए किसी स्कीम में 1 साल का एग्जिट लोड है, लॉक इन नहीं, लॉक इन तो सिर्फ ईएलएसएस में हम देखते हैं कि टैक्स सेविंग स्कीम है, वहां पर 3 साल का लॉक इन होता है, उसके बाद यूनिट फ्री हो जाती हैं, आप स्विच कर सकते हैं। लेकिन एग्जिट लोड के जो रूल हैं वो फंड हाउस टू फंड हाउस अलग अलग हैं। आप देखेंगे जैसे हम बात करें पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड की, जहां पर यदि आप यूनिट्स अलॉट होने के विद इन 2 इयर्स उन्हें रिडीम करते हैं या स्विच करते हैं वहां से किसी और स्कीम में, तो एग्जिट लोड एप्लीकेबल होगा। लेकिन वहीं यदि आप दूसरे फंड हाउस की यदि हम बात करें, मान लीजिए आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड की, तो वहां पर मान लीजिए कि 1 साल का एग्जिट लोड है, तो 1 साल के बाद यदि आप स्विच कर रहे हैं तो एग्जिट लोड एप्लीकेबल नहीं होगा। 1 साल से पहले कर रहे हैं तो एग्जिट लोड एप्लीकेबल होगा। जैसा मैंने शुरू में कहा, चाहे स्विच करें या रिडीम करें, एग्जिट लोड का जो रूल है रिडम्पशन के लिए उस फंड हाउस का, वही स्विच पर भी लागू होगा। तो ये आपको चेक करना होगा किस स्कीम से कर रहे हैं आप। यदि आप डेट स्कीम से स्विच कर रहे हैं इक्विटी में, तो मोस्टली डेट स्कीम में कहीं पर 7 दिन का लॉक इन होता है, तो कहीं पर 1 मंथ का लॉक इन होता है और कहीं पर लॉक इन नहीं होता है। तो ये आपको स्कीम टू स्कीम देखना होगा कि स्कीम में कितने, सॉरी लॉक इन नहीं, एग्जिट लोड, लॉक इन नहीं है, आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उस पीरियड में करते हैं तो आपको एग्जिट लोड पे करना होता है। तो ये आपको चेक करना होगा किस स्कीम से आप स्विच कर रहे हैं और उस स्कीम में कितना एग्जिट लोड लगता है उस पीरियड में स्विच करने पर या यूनिट्स को रिडीम करने पर। आप देख रहे हैं योर मनी, पंकज मुटपाल हमारे साथ बने हुए हैं और अब बात करते हैं टॉप 4 फंड्स की। वैसे भी दिवाली का मौका है तो नया पोर्टफोलियो क्रिएशन हो सकता है, बहुत व्यूअर्स करें, नए इन्वेस्टमेंट्स करें, तो पंकज जी के टॉप 4 फंड्स कौन से हैं वो उनसे पूछ लेते हैं। तो बताइए पंकज जी, टॉप 4 फंड्स और क्या ये पूरा एक कंप्लीट पोर्टफोलियो है पोर्टफोलियो क्रिएशन के हिसाब से, लॉन्ग टर्म व्यू के साथ? बिल्कुल, लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप एक पोर्टफोलियो बना सकते हैं या फिर इंडिविजुअली भी आप निवेश कर सकते हैं स्कीम्स में। देखिए जैसे मैंने आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड की बात की है, इसमें आपको इक्विटी, डेट और साथ में गोल्ड भी मिल जाता है। तो एक स्कीम से ही आपको मल्टीपल एसेट क्लासेस का बेनिफिट मिलता है। पर अगर मल्टीपल स्कीम्स रखनी है तो इसके साथ साथ एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड और व्हाइट ओक कैपिटल मल्टी कैप फंड, इन 4 फंड्स के साथ में आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश शुरू कर सकते हैं। ओके, तो ये 4 फंड्स आपको रेकमेंड किए गए हैं, जिसमें आईसीआईसीआई प्रू मल्टी एसेट है, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप है, कोटक
मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप है, वाइटो कैपिटल मल्टी कैप है। तो यानी डाइवर्सिफिकेशन के साथ मल्टी, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप फंड्स आपको रेकमेंड किए हैं पंकज जी ने, और एक कंप्लीट पोर्टफोलियो आप क्रिएट कर सकते हैं इन फंड्स के साथ अगर लॉन्ग टर्म का व्यू आप लेकर चल रहे हैं। चलिए इसी के साथ शो में तो इतना ही। थैंक यू पंकज जी आने के लिए शो में, और सभी क्वेरीज को आंसर करने के साथ साथ अपने फंड चॉइसेस भी रेकमेंड करने के लिए थैंक यू सो मच। इसी के साथ योर मनी में तो इतना ही। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं CNBC आवाज़ पर। नमस्कार।